नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसटीएस न्यूज़ के इस अंक में। दोस्तों, जैसे-जैसे चुनाव प्रचार जहरीला होता जा रहा है, वैसे-वैसे भारतीय जनता पार्टी के चांसेस कम होते चले जा रहे हैं। दरअसल पिछले 3 दिनों के अंदर 2-3 बड़े बदलाव जिसको हमने देखा। एक बदलाव ये है कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो की बिल्कुल बात नहीं कर रही है। 2 400 पार का नारा बिल्कुल बंद हो चुका है। एक स्टोइक साइलेंस है उसके ऊपर, यानी कि सबको इंस्ट्रक्शन है कि अब 400 पार की बात नहीं करनी है। ऐसे कौन से 4-5 मुद्दे हैं जिसके ऊपर मोदी लगातार बात कर रहे हैं? स्टार्ट मोदी ने किया था, अब सारे छुट भैये भी बात करने शुरू हो गए हैं। छुट भैये, मैं जानबूझ के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक मोदी ही है यहाँ पे, बाकी तो सारे छुट भैये होते हैं बीजेपी में, बाकी किसी की कोई हस्ती होती नहीं है, सब गली मोहल्ले वाले हैं। पहला, जबरदस्त अटैक करो कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, और ये धारणा जो फैलाई जा रही है दलितों में, गरीबों में, किसानों में, पिछड़ों में, आदिवासियों में कि हम आएंगे तो बाबा साहब का संविधान पलट देंगे। लेकिन ये नैरेटिव अब गहराई तक उतर चुका है और वो इतनी जल्दी वहां से निकलेगा नहीं। दूसरा, हार्ड हिंदुत्व की बात करो, जहां पर कहो कि ये लोग रामनवमी हमें मनाने नहीं देते थे, ये जुलूस नहीं निकालने देते थे, ये हमें हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देते थे, इन्होंने सारे हमारे जुलूसों के ऊपर प्रतिबंध लगा रखे थे, ये दरअसल शरिया ला लागू करना चाहते थे, शरिया का कानून लागू करना चाहते थे। अब उसके अंदर योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो गए। तीसरा, मुसलमानों को हिट करो, जितना हिट कर सकते हो उतना हिट करो, और उनके बारे में कहो कि सारी की सारी दौलत घुसपैठियों को या उनको दे दी जाएगी जो मुसलमान हैं, जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये आपके घर-बार, आपकी दौलत, आपका अनाज, आपका सोना, आपका चांदी, आपका मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को दे देंगे। तो ये दूसरी जो हिट मुस्लिम्स जो है, ये बिलो द बेल्ट है। और कहीं न कहीं कांग्रेस के ऊपर ये कहा जाए कि ये तुष्टीकरण की नीति करते हैं और ये आतंकवादियों का साथ देते हैं। कांग्रेस आएगा तो आतंकवाद बढ़ेगा, बमबाजी होगी और बम फूटेंगे, लोगों की जानें जाएंगी। तो हिट द मुस्लिम्स बिलो द बेल्ट, ये उनका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट कि ये भारत के अंदर अस्थिरता लाना चाहते हैं। कल उनका जो स्टेटमेंट आया, मैं भी सुनकर चौंका। मोदी जी कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो 5 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर आएंगे, 5। एक ऊपर कुर्सी में बैठेगा और बाकी बचे हुए 4 कुर्सी की टांगे खींचेंगे। फिर अगले साल दूसरा प्राइम मिनिस्टर आएगा, फिर बाकी के 4 उसकी टांगे खींचेंगे। ये पहली बार उनके मुंह से शब्द निकले हैं पिछले 10 साल में कि इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो 5 प्राइम मिनिस्टर होंगे। यहां पहली बार आभास उनको होना शुरू हुआ है कि हाँ, इंडिया गठबंधन की सरकार आ सकती है। लेकिन साथ में क्या कहा, ये भारत को अस्थिर कर देंगे, ये भारत के डिफेंस को कमजोर कर देंगे, ये भारत को अंदर से कमजोर कर देंगे, ये भारत के अंदर आतंकवादी शक्तियां जो है पुनर्जीवित होकर भारत को एकदम से बर्बाद करने में उतर आएंगी। और पांचवा पॉइंट, ये कांग्रेसी सारे के सारे आपको लूट लेंगे। इन्होंने सारा का सारा तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, इन्होंने मुस्लिम लीग का सारा जो मैनिफेस्टो वो बनाया है। ये कांग्रेस जो है बेसिकली एक किस्म से राक्षस है, ये कहने की कोशिश करेंगे कांग्रेस को मिटा दो, खत्म कर दो। शायद ये हिंदुओं को प्रोवोक कर रहे हैं कि उठो और एक और 2002 कर दो। यानी कि ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका इंप्लाइड मीनिंग, अंग्रेजी में शब्द होता है इंप्लाइड मीनिंग, हिडन मीनिंग ये होता है कि तुम उठ क्यों नहीं रहे हो, तुम प्रोवोक क्यों नहीं हो रहे हो, क्यों नहीं तुम उठ के कहते कि हाँ, मुसलमान सारे के सारे इस देश के दुश्मन हैं, क्यों नहीं कहते हो, और मुसलमान क्यों नहीं प्रोवोक हो रहे हैं। ये दिक्कत है इनके साथ से। और फिर उसके बाद एक और खबर कि आरएसएस अपनी सेंटेनरी नहीं मनाएगी। आरएसएस अपनी सेंटेनरी नहीं मनाएगी। इसका मतलब क्या है, जो उनकी सो कॉल्ड जन्म की जो क्षति होती है, जो 100 साला होता है, वो नहीं मनाएंगे। कमाल की बात है ना। अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? क्या मोदी जी जब नागपुर पहुंचे तो क्या भागवत से मिलने नहीं जा सकते थे, या आरएसएस के ऑफिस में नहीं जा सकते जो 10 साल में कभी नहीं गए? और क्या अंदर की कुछ बातें हैं जहां पर उनको अब भागवत पसंद नहीं है और किसी और को चाहते हैं, लेकिन आरएसएस उसको नहीं चाहती है। तो अंदर एक टसल है। और हाँ, आरएसएस घर से बाहर क्यों नहीं निकल रही है? और हाँ, एक और खबर कि चुनाव आयोग परेशान हो गया है। परेशान इसलिए हो गया कि वोट परसेंटेज बड़ा कम है।
तो वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने जिले इलाही को खुश करने के लिए, मैं जिले इलाही वर्ड जानबूझ के कई बार यूज़ करता हूँ, क्योंकि इन्हें शहज़ादा कहने की बड़ी एक क्या कहते हैं आदत है। ये कभी राहुल गांधी नहीं कहेंगे, उनको शहज़ादा कहेंगे। तो हमें भी लगता है कि ये भी जिले इलाही हैं, इनको जिले इलाही कहना चाहिए, कहना आका है ना इनके तो ये जो सो कॉल्ड जिले इलाही के हुक्म पर वो सो नहीं पा रहे हैं रात को, 3 घंटे की नींद करते हैं बेचारे, तो वो डर लगता है। हर बार अपने नौकर को बुलाते हैं, रात को उठ जाते हैं 3 घंटे में, कहते हैं बाहर जाके देखो दरवाजे पे, कहीं राहुल सूटकेस लेके तो नहीं आ गया? ये 7 लोक कल्याण मार्ग की हालत है, कहीं राहुल अंदर तो नहीं आ गया सूटकेस लेके? तो ये साहब ये सारी की सारी जो चीज़ें हो रही हैं, ये डरे हुए हैं इस समय बहुत ज़्यादा और चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया है। अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिछली बार से 10% चुनाव ज़्यादा करवाते हैं चुनाव अधिकारी, तो उनको नकद इनाम दिया जाएगा। ये नकद इनाम ₹5000, ₹3000, ₹2000, 3 पुरस्कार है, ₹500-500 10 पुरस्कार है। यानी कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि वोट बढ़वाने के लिए नकद इनाम दिए जाएँगे। ये इंसेंटिवाइज़ेशन है बेसिकली फर्जी वोटिंग के लिए, कि लास्ट मिनट में जितने मर्ज़ी वोटिंग आप डलवा सकते हैं, उतने डलवा लो। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बड़ा पैनल है काफ़ी। आज मध्य प्रदेश से राकेश अचल जी, दिल्ली से अरुण कुमार शर्मा जी, पटना से हेमंत कुमार जी और सुनील शुक्ला जी इलाहाबाद से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। सबसे पहले मैं वरिष्ठ अचल जी के पास आता हूँ। सुना है आज आपके शहर के मोदी जी भी आ रहे हैं सर। तो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं यहाँ पर कि 400 पार का नारा बंद हो गया, बीजेपी का मैनिफेस्ट डिस्कस होना बंद हो गया। मोदी जी के अब सिर्फ 3-4 मुद्दे हैं कि संविधान नहीं बदलूँगा, हार्ड हिंदुत्व है, रामनवमी और हनुमान जयंती, हिट मुस्लिम्स बिलो द बेल्ट, आतंकवाद, राष्ट्रवाद, तुष्टीकरण की राजनीति, ज़्यादा बच्चे, ये सभी चीज़ हो रही हैं। भारत कमज़ोर हो जाएगा, कांग्रेसी लूट कर लेंगे, यानी कि ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। ये एलआईसी का मेरे ख्याल से स्लोगन है, तो ये उसको यहाँ भी लेके आ गए हैं। मैं आपकी टिप्पणी पूरे परिप्रेक्ष्य में चाहूँगा, लेकिन साथ में एक बात और है, उत्तर प्रदेश का गढ़ टूटना शुरू हो गया है। क्या दिल्ली टूटा, राजस्थान टूटा, हरियाणा टूटा, तो यूपी कैसे बचता था? वो भी टूटने पर आ गया है। राकेश जी। धन्यवाद दिनेश जी। आज माननीय प्रधानमंत्री यानी आपके जिले इलाही हमारे बिल्कुल बगल के शहर में हैं और यहाँ भी वो इसलिए आए हैं कि चंबल में एक तो उन्होंने उनके जो दामाद है, धर्म दामाद है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो गुना से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दूसरे जो भिंड मुरैना की सीट है जो बिल्कुल बॉर्डर से लगी है राजस्थान और हरियाणा के, इन सीटों पर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछले 18 साल से लगातार जीतती आ रही है, लेकिन इस बार उसकी हालत बहुत खराब है क्योंकि पूरी सीटों पर उन्होंने नए और हारे हुए अपने विधायकों को प्रत्याशी बनाया है। तो इसलिए लास्ट मोमेंट में उनको मुरैना में आम सभा करनी पड़ रही है और सवाल वही है जो आपने अभी बताया कि मुद्दे जो अब भारतीय जनता पार्टी का अपना चुनाव घोषणा पत्र था, मोदी जी की गारंटियां थी, वो अब एक तरफ रख दी गई हैं और अब वो उन्हें मजबूरी में कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपने पुराने जो औजार थे सांप्रदायिकता के औजार, ध्रुवीकरण के औजार और बहुसंख्यक तुष्टिवाद के औजार, वो सब निकालने पड़ रहे हैं। अन्यथा इस देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी भी रहे संयुक्त सरकार के, उन्होंने भी कभी सीधे हिंदू मुसलमान की बात नहीं की जैसे कि इस बार की जा रही है। और मुझे बार बार मणिशंकर अय्यर याद आते हैं कि मणिशंकर अय्यर जी ने जिले राही के बारे में जो कहा था उसको गलत अर्थों में ले लिया गया था, लेकिन बात यही थी कि वो बहुत नीचे स्तर पर जाकर के इस चुनावी रण में आ गए हैं। हिंदुओं को मुसलमान से डराने की जरूरत क्या आन पड़ी जबकि 10 साल से आपकी बहुत ताकतवर सरकार और प्रदेशों में डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं। इसके बाद भी अगर मुसलमान इस देश का हिंदुओं को भयभीत करने की क्षमता रखता है तो लानत है आपकी 10 साल की सुशासन और देश को बहुत मजबूत करने पर दुनिया में आपने बहुत अच्छी छवि गढ़ी है। तो सीधे सीधे ये है कि पाँव के नीचे जो जब जमीन खिसकती है तो उसका एहसास हो ही जाता है और वो पहले चरण के मतदान के बाद हुआ और आप देखेंगे कि उसके बाद ही ये सारे पुराने औजार निकाले गए। ताजा ताजा सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठे हैं, वो वहां की एक व्यवस्था का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं क्या ऐसा भारत में संभव नहीं है, उसको ले उड़े माननीय प्रधानमंत्री जी
और उन्होंने ये नरेशन बहुसंख्यक जो आबादी है, हिंदू आबादी है, उसको ये डराने की कोशिश की कि अब आपकी विरासत पर भी टैक्स लगने वाला है। अरे भाई, कांग्रेस ने का इतिहास आपको पढ़ना चाहिए, कांग्रेस के कामकाज से डराना चाहिए। कांग्रेस ने इस देश में ये काम, विरासत पर टैक्स की बात तो अमेरिका में पता नहीं कब हुई, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इंदिरा गांधी ने पहली बार राजे महाराजाओं का परिवर्तन बंद किया, जो सरकारी खर्चे में पड़ रहे थे आजादी के बाद। बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीब जनता के लिए किया, इसका जिक्र नहीं होता। जिक्र इसका होता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन के उनको दे देगी, आपकी विरासत पर टैक्स लगा देगी, आपके बच्चों को पैसा नहीं, उनके माँ बाप का पैसा नहीं मिलेगा। तो ये जो भ्रामकता है, ये अंतिम हथियार है हताशा का। और ये हताशा दिनों दिन बढ़ रही है। हर दिन आप देखेंगे कि उनके जो चुनावी मुद्दे, असल मुद्दे तो पहले ही छोड़ दिए थे, और जो गढ़े थे मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तेजी के साथ उन मुद्दों को उसने अपने आप अपने हाथ से छोड़ना पड़ा, उसे मजबूर कर दिया विपक्ष की एकता ने। और मतदाताओं ने, देश के मतदाताओं ने भी इस बार सिग्नल दे दिया है पहले चरण में ही, कि वो आपकी उपलब्धियों से, 10 साल की उपलब्धियों से, आपके ढोल बजाने से इत्तेफाक नहीं रखती है, और उसकी आपकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। अन्यथा इस बार मुझे अच्छी तरह से याद है कि माननीय हमारे जो केंचुआ के अधिपति है, उन्होंने कहा था कि हम इस बार मतदान का प्रतिशत कम से कम 80 के ऊपर ले जाएंगे। और आज स्थिति ये है कि कहीं 50 है, 55 है, 65 है। बड़ी मुश्किल से छिंदवाड़ा जैसी प्रतिष्ठापूर्ण जो सीटें हैं, उन पर 70, 72, 73% हो पाया है। और अब जो बात के चरण है, उसमें एक तो प्रकृति नाराज है, गर्मी बहुत तेज हो रही है, तो मतदान का प्रतिशत वहां कम हो रहा है। और दूसरे जनता नाराज है, जनता का कोई उत्साह नहीं है। आप अंडर करंट की बात तो छोड़ दीजिए, करंट दिखी नहीं है, न्यूट्रल फेस में चली गई है जनता। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि अब मुद्दों पर बाकी के 5-6 चरणों में बात होगी, बल्कि जिस जहर की बात आपने शुरू में की, इसका प्रतिशत, इसकी मात्रा भाषणों में और ज्यादा बढ़ेगी। और केंद्रीय चुनाव आयोग, जो पहले से ही नख और दंत विहीन है, वो इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और स्थिति इतनी विकराल होने वाली है कि आप देखेंगे कि जो इंसेंटिव की बात की ना आपने सरकारी कर्मचारियों को, ये इंसेंटिव तो काम आएगा भी नहीं। बाहुबल, धनबल, जो भी जितने सारे बल है, इलेक्टोरल बोर्ड बॉन्ड का बल, वो कुछ काम आने वाला नहीं है, क्योंकि अब जनता की मानसिकता बड़ी तेजी से बदली है, और उसे संभाल पाना जिले इलाही के बूते की बात रही नहीं है, क्योंकि अब तो वक्त गुजर चुका है और तीर कमान से निकल चुके हैं। जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है दिनेश जी। जी।